देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। इनका जन्म है मोदी जी का 29 अगस्त 1949। ये आपके इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं 29 अगस्त 1949 तारीख ये है। हाँ, असली तारीख समय नहीं बताऊंगा। वो जो 400 का 4 है, ये मोदी जी के जन्म के महीने 8 का घोर विरोधी है। वो 8 इसका घोर विरोधी है। दोनों में यूं 36 का आंकड़ा है। क्या होता है, अब लोग कहेंगे, कोई मित्र लिख भी सकता है, तो क्या आप ज्योतिषी से पूछ के मोदी जी नारे तय करेंगे क्या? हाँ, करना चाहिए, समझदारी इसमें आ गया है। अच्छा, हाँ, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान 3 हिस्सों में पाकिस्तान टूटेगा। जी। टूटने में सबसे पहले सिंध टूट सकता है। जैसे दिसंबर 2008 में पंजाब में एक ज्योतिष सम्मेलन हुआ था जालंधर में। वहां मैंने जो कहा वो ऑन द रिकॉर्ड अभी भी है कि मोदी जी को अपना पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी काम लेना चाहिए। अच्छा। और इतिहास गवाह है कि मोदी जी ने पहली बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और पर्चा भरा तो उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। कुंडली विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा तो आपने काफी सुनी ही होगी, लेकिन एक और कला इसमें जो है वो है अंक ज्योतिष। और उसके जो विद्वान हैं डॉक्टर कुमार गणेश, वो आज मेरे साथ में हैं। डॉक्टर साहब बीकानेर से हैं मूलतः, लेकिन अभी जयपुर में रचे बसे हैं। और इनके काफी जो इन्होंने प्रेडिक्शन किए हैं अंक ज्योतिष के माध्यम से, वो सफल गए हैं। और राजस्थान ने, देश दुनिया ने इनकी जो अंक ज्योतिष है वो चरम पर देखी है। और आज अचानक उदयपुर में आपसे मुलाकात हो गई। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम। आपके काफी किस्से सुने हैं सफलता के, और अंक ज्योतिष तो बहुत कम हुआ करते हैं। अंक ज्योतिष के साथ में मैंने आज आपकी एक प्रोफाइल देखी, उसमें अंग ज्योतिष भी लिखा हुआ है। जी, शायद मैंने तो ये पहली बार अंग ज्योतिष के बारे में सुना है या देखा है। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक तो अंक ज्योतिष के बारे में बताएं कि अंक ज्योतिष है क्या चीज है, दर्शक उसको कैसे जाने। जी। दूसरा, अंग ज्योतिष जिसके बारे में सिर्फ आपने विश्लेषण किया है या आपने उल्लेख किया है उसका, जी, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इंस्पायरो इंडिया का जो ये काम है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए समय निकालना, ये भारतीय ज्योतिष जगत पर एक अद्भुत और सराहनीय प्रयास है। अंक ज्योतिष के लिए एक बात तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये पूर्णतः भारतीय ज्योतिष का भाग है। ये भारतीय है। जी। अब हमारे यहां पर क्या होता है कि हम इसमें अंग्रेजी के वर्तनी काम लेते हैं किसी भी व्यक्ति के नाम की। जी। उसके बाद हम काम लेते हैं तो अंग्रेजी की जन्म दिनांक। जी। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ज्योतिष तो हिंदी का जो शब्द है उसमें तो सारी ज्योतिष समाहित है। कैसे समाहित है? अंक ज्योतिष उसमें आती है, रमल ज्योतिष भी आती है और अन्य भविष्य जानने की विधाएं। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी कहते हैं तो वो एक विशेष पद्धति है जो कुंडली से देखी जाती है। वो कुंडली होती है चंद्रमा पर आधारित। मोटे तौर पर आप इसे यूं समझिए कि हम जो अंक ज्योतिषी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, क्योंकि हमारी पद्धति सूर्य पर आधारित है। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो चंद्रवंश है, और एस्ट्रोलॉजर सारे के सारे चंद्रवंशी है, क्योंकि वो चंद्रमा की पद्धति पर आधारित है। इसलिए ये जो देखा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली है, वो होते तो उसमें 12 खाने हैं, लेकिन वो ग्रह जगह बदलते रहते हैं, बिल्कुल, है ना, जन्म की अवस्था के अनुसार। ठीक है, नवमांश की कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, लग्न कुंडली हो, क्योंकि वो चंद्रमा पर आधारित है। और चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है। हमारे यहाँ सूर्य पद्धति है, तो इसलिए हमारी जो अंक कुंडली होती है उसमें अगर अंक 3 का खाना 1 नंबर है तो 1 नंबर ही रहेगा। अगर जन्म दिनांक में 3 का अंक है तो वहां जाएगा, वरना वो खाली रहेगा, बदलती नहीं। क्योंकि सूर्य की जो गणनाएं हैं वे नहीं बदलती, सूर्य की गणनाएं स्थिर है। तो हम लोग सूर्य पद्धति पर आधारित हैं। अब ये कैसे कि भाई जब इसमें काम लिए जाते हैं अक्षर, वो अंग्रेजी के हैं, कैलेंडर अंग्रेजी का है, तो फिर भारतीय कैसे है? इसके लिए इस बात को मैं बहुधा एक उदाहरण देता हूं कि देखिए, एक बच्चा भारत में पैदा हुआ, विदेश से एक दंपत्ति आई और दंपत्ति ने उस बच्चे को गोद ले लिया। अब वो बच्चा चला गया अमेरिका।
अमेरिका गया और वो जो विदेशी दंपति थे वो पारसी थे या ईसाई थे, चलिए ईसाई मान लेते हैं। अब उस बच्चे को नाम क्या मिलेगा? ईसाई मिलेगा। वो जिस संस्कृति में पलेगा वो क्या होगी? ईसाई होगी। ठीक है, उसका उठना बैठना रहन सहन खान पान सब। लेकिन इस सत्य से इनकार है क्या कि वो बच्चा भारतीय है? बिल्कुल। तो यही अंक ज्योतिष है। देखिए कीरो जो कि अंक ज्योतिष के क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम माना जाता है, सबसे बड़ा, उन्होंने खुद ये लिखा है कई जगहों पर कि मैंने भारत जाकर भारत के मुनियों से महात्माओं से अंक ज्योतिष सीखी है। हाँ। ये उनका खुद का कहना तो है। ये काफी सालों, काफी हजारों साल, सैकड़ों से भी, भाई कीरो ने तो तब की बात की है, सैकड़ों साल की, उससे भी पहले की प्राचीन था। अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर श्रवण पद्धति रही है, और एक और है, हमारे यहाँ सिखाने वाले है ना, वो प्रायः बहुत कड़ी परीक्षा के बाद सिखाते थे, और बाद के वर्षों में तो सिर्फ पिता पुत्र ही सीखते सिखाते चले गए, तो वो भारतीय पद्धति विलुप्त हो गई। जी। फिर क्या हुआ कि ये यहाँ पर जैसे अंग्रेजी भाषा में सारी जो लिपि है, अक्षर जो है वो लैटिन भाषा के, तो अंग्रेजी के भी लैटिन अक्षर काम लेते हैं। एक दूसरी बात, हमारे यहाँ जो अंक है वो दुनिया में एक भाषा विलुप्त हो गई थी, जी। हिब्रू, इजराइल की भाषा हिब्रू, जी। ये हिब्रू के अंक है। और एक और बात है, हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो मूलांक में तो 1 से लेकर 9 तक है। बिल्कुल। जैसे आपकी जन्म तारीख 12 तारीख है तो 12 का 3 हो गया, है ना, किसी की 17 है तो 8 हो गया, 1 से 9। लेकिन जो ABCD काम लेते हैं उसके अंकों में 1 2 3 4 5 6 और सीधे 8 7 8 9 नहीं होता। 1 से 9 मूलांक होते हैं, लेकिन अक्षरों में अंक जो है वो 9 कभी नहीं होता। जी। अब ये 2 हिस्सों पर होती है। एक तो होती है आपके जन्म के हिस्से, जी। किसी की जन्म दिनांक है कि 19 अक्टूबर 1942, ये कभी नहीं बदल सकती। जी। इस जन्म में तो भगवान भी नहीं बदल सकते। इस शरीर, जन्म का मतलब शरीर। हाँ, जी। एक तो इसकी गणना होती है, दूसरी गणना होती है नाम की। और देखिए शेक्सपियर ने चाहे किसी भी अर्थ में ये लिखा हो, वो तो नाटक का एक संवाद लिखा था कि नाम में क्या रखा है। अब लोग उसी को पकड़ के बैठ गए, जीवन सत्य यही है। ये नहीं है, वो एक नाटक का संवाद था। और जैसे एक फिल्म में जो विलेन है, खलनायक, जैसे गदर फिल्म मान लेते हैं, वो खलनायक भारत को गालियां देता है। अब वो आदमी अगर अमरीश पुरी है तो क्या आप ये मान लेंगे कि अमरीश पुरी देशद्रोही है? वो एक संवाद था। तो शेक्सपियर जो का एक संवाद था कि नाम में क्या रखा है। अंक ज्योतिष में नाम में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। हजारों उदाहरण मैं बता सकता हूं कि फिल्म क्षेत्र के, राजनीति के, उद्योग के फलाने फलाने व्यक्ति ने नाम परिवर्तन किया, बदला या संशोधित किया, और यह परिणाम रहा। तो ये 2 भाग होते हैं जिनकी गणना। अब उसमें आपका कहना है कि जन्म तारीख और नाम दोनों का बहुत ही ज्यादा दोनों का होता है, क्योंकि जन्म के अंक तो बदल नहीं सकते। तो फिर क्या करें? फिर उपाय में नाम में संशोधन, परिवर्तन या पूरा ही नाम बदल देना। ये 2 विधियां रहती है। अब मैं आता हूं आपके दूसरे प्रश्न पर। जी। अंग ज्योतिष। देखिए आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि मैंने पहली बार सुना है। हाँ। मैं आपको इसके लिए दोष नहीं देता, बल्कि आपने पहली बार भी सुना है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। हाँ, उसका एक कारण है। देखिए क्या हुआ, मैं जब ज्योतिष सीख रहा था, और अंक ज्योतिष कई वर्ष हो गए सीखते हुए, तो मेरे सामने एक समस्या आई। वैसे ही जब अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के जन्म का समय नहीं लेते, बहुत आपातकालीन परिस्थितियों के अतिरिक्त हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो कहता है हमारे पास तो हमारी जन्म दिनांक ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। या जो भी कागजों में चल रही है, जो पुराने जो लोग पुराने वक्त वो रखते नहीं थे उस समय। और एक और है, पुराने वक्त वालों के एक नए जीव और पनपे हुए हैं, आजादी के बाद हुए राजनेता। जी जी। उन महान लोगों की जन्म दिनांक तो सही होती ही नहीं है। और होती है तो कागजों में कुछ और होती है, और कुछ और मनाते हैं। जानते हैं वो कि ये असली है, लेकिन वो हम तो रिकॉर्ड आने नहीं देते। तो हम जैसे जो चुनावी गणनाएं करते हैं, उनके लिए तो मुसीबत हो गई। हम मान रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी 1 जुलाई गया, अब 1 जुलाई गया और अखिलेश यादव का माना जा रहा है, उन्होंने भी बधाइयां बांट दी, जन्मदिन के कार्यक्रम कर दिए। उनका तो 24 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर की आधी रात को बाद है। इसीलिए कई सारी ज्योतिषी गणनाएं गलत हो जाती है भाई। देखिए जो आपने गूगल मैप नेविगेशन तय किया है, पालन कर रहे हैं, अगर वो उसमें लोकेशन ही गलत है तो फिर आप गलत ही जाएंगे, सही कहां जाएंगे? तो अंक ज्योतिष में फिर मैंने सोचा कि क्या करें। जिन लोगों के पास अपनी जन्म दिनांक सही नहीं है, तो क्या भाई उन्हें ये अधिकार नहीं है कि अंक ज्योतिष या इसके आधार पर अपना भविष्य जाने? उनके लिए फिर मैंने इजाद किया कि आदमी के शरीर को समझा,
देखिए, एक बात तो मैं दर्शकों से निवेदन कर दूं कि ये जो अंग ज्योतिष है ना मित्रों, ये अंग लक्षण विज्ञान नहीं है, ये सामुद्रिक शास्त्र भी नहीं है, ये पामिस्ट्री भी नहीं है जी। और ये अंग लक्षण विज्ञान में जैसे होता है ना कि ये अंगुली ऐसी तो उसका फल क्या, वो अलग चीज है। ये यहाँ भविष्य कथन है। तो भविष्य कथन में फिर क्या होता है, ऐसे लोगों की मदद के लिए, लेकिन मुझे इसमें एक चीज ने बहुत मदद की। मैंने 2004 से लेकर जी जी 2004 से लेकर 2014 तक जी रोज टेलीफोन पर हर मंगलवार, मतलब प्रति मंगलवार को रात को 2 घंटे में निशुल्क परामर्श देता था। जी। सिर्फ जन्म दिनांक बताओ, प्रश्न पूछो। तो उसमें कई लोग कहते हैं जन्म दिनांक नहीं है, तो मैं कहता था 2 मिनट बात करो। तो आवाज से पकड़, रंगमंच का आदमी भाई मैं, हाँ, थिएटर का आदमी, तो थिएटर में बताया जाता है ना कि अगर ये कैरेक्टर ऐसे तो इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखनी चाहिए, जी, जी, है ना, जी। जो एक गेटअप दिखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ये। अब हम आकाशवाणी में भी मैंने काम किया तो हम उल्टा कर लेते थे कि किसी की आवाज ऐसी है तो फिर उसका गेटअप क्या होगा, बॉडी कैसी होगी, कदगाटी कैसी। इसने मुझे मदद की। तो यहां से मैं खोज कर लाया और नाम दिया अंग ज्योतिष। करने वाला ही इकलौता हूं और मैं तो आपका आभारी हूं कि आपने इस शब्द के बारे में जाना, परिचित हुए। आप और वीडियो देखेंगे मेरे, तो ये आप एक सजग व्यक्ति के रूप में है, तो इसलिए आभारी हम आपके। और ये अंग ज्योतिष बहुत मदद करती है लोगों की। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि इसके माध्यम से पिछले 28 वर्षों में सहस्रों व्यक्तियों के लिए मैंने देखा है और माई की बाबा की कृपा है। और यूं तो देखिए सीखना चला रहता है। तो ये मेरी एक देन है ज्योतिष जगत को, जिसमें बिना जन्म दिनांक और बिना जन्म के समय के भी व्यक्ति अपना भाग्य भविष्य कथन के रूप में जान सकता है। मतलब आप उसका चेहरा पढ़ लेते हैं? नहीं, बॉडी पूरी पूरी बॉडी। देखिए, यहाँ एक उदाहरण आपको मैं दूंगा। अभी मेरा एक वीडियो है जो मेरे एक मित्र है रवि बुले, उनके YouTube चैनल पर मेरे साक्षात्कार का हिस्सा है सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बारे में। उसमें सोनाक्षी सिन्हा की बॉडी लैंग्वेज का, अंग ज्योतिष का मैंने विवेचन किया है। वैसे ही आपको बताऊं कि क्या होता है कि कभी कभी किसी आदमी की कुंडली देखकर ज्योतिषी कहता है ये आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए था जी, और वो वार्ड मेंबर भी नहीं है। हाँ। तो कौन गलत है? भगवान तो गलत है नहीं, जन्म की कुंडली तो गलत नहीं है। तो फिर गलती कहाँ है? ज्योतिषी कुंडली को पढ़ के बोलेगा। अब प्रश्न तो वही है ना, गलती कहाँ है? वो गलती कहाँ होती है? वो गलती ये होती है कि आपके जन्म की कुंडली तो ये है, एक्स है, और आपके शरीर की कुंडली वाई है। अब शरीर की कुंडली पढ़ने वाले लोग है नहीं, बिल्कुल। क्योंकि वजह क्या होती है, हम इसे कहते हैं जीवंत, अर्धमृत या मृत दशाएं। जैसे एक ग्रह है मंगल, आपकी कुंडली बहुत सशक्त है, वो कह रहा है ये आदमी बड़ा राजनेता बनेगा। आप 70 साल के हो गए, जिंदगी में कभी टिकट नहीं मिला वार्ड मेंबर का, तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो कारक है उस पद वाले, वो कारक आपकी बॉडी में जीवित है कि मृत है कि अर्धमृत है। इसे यूं समझिए, एक आदमी कमांडो है, ब्लैक कैट कमांडो, इतना पावरफुल होता है, ठीक है। लेकिन वो आदमी इस वक्त बेहोश पड़ा है, अर्ध जीवित या अर्धमृत, या वो मर गया या वो जिंदा है, तो क्या चारों अवस्थाओं में अंतर नहीं होगा? बिल्कुल। वही कमांडो अगर जीवित है और होश में है, उसके हाथ लगा के देखे, उड़ा देगा। और वो अर्ध जीवित है यानी बेहोश है या मृत है, तो क्या होगा? अब कोई सोचे कमांडो, जैसे एक वो चुटकुला आता है कि सब मैंने दुश्मन सेना के सेनापति का हाथ काट दिया। बोले, पूछने वालों ने पूछा कि तूने हाथी को सिर नहीं काटा? बोले वो तो पहले से कटा हुआ था। ये ग्रहों की दशाएं होती है कि ग्रह जीवित है कि मृत कर दिया, आपकी बॉडी बताती है। अब अगर किसी आदमी के पेट है, ओवर पेट को तो हम कहते हैं ओवर फ्लोरति सर्वत्र वर्जित है, तो वो तो बुद्ध खराब हो गया। लेकिन पेट है तो उस व्यक्ति के बुद्ध जीवित है। बुद्ध जीवित है तो अब वो उम्र में कब जाकर क्या फल देगा, ये भविष्य कथन है। ये कहते हैं पेट बड़ा है, पेट में खराबी है, डॉक्टर का काम है कि अगर पेट बड़ा है या वजन ज्यादा तो उसमें क्या बीमारियां हो सकती है। हमारा इसमें आपने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि ज्योतिष में जैसे कुंडली मिलान तारीख के हिसाब से होता है, आपने अब ये अंग ज्योतिष से एक नई विवेचना खड़ी कर दी है कि कुंडली मिलान के साथ साथ अंग ज्योतिष जो है वो काम में ले तो वो ज्यादा उपयुक्त रह सकता है उसमें। बिल्कुल, इसीलिए मैं अपनी विधि में क्या करता हूँ, जातक की जन्म दिनांक मंगवाता हूँ, अंग्रेजी नाम की वर्तनी स्पेलिंग, और उसके 3, 4, 5, 6 महीने से या 1.5 साल से ज्यादा पुराने नहीं हो ऐसे फोटो भी मंगवाता हूँ। अच्छा। हाँ, एक फोटो हो गया सीने तक, दूसरा कमर तक, तीसरा ऊपर से नीचे तक, चौथा कोई साइड में लेफ्ट या राइट से या दोनों से, ऐसे 4-5 फोटो मंगवाता हूँ। फोटो में देखता हूँ कि जो जन्म के अंक है वो फोटो यानी अंग कुंडली में अंक ज्योतिष वाले हैं क्या, कितने नहीं है, कितने विपक्ष में, समर्थन में, ये सारा आकलन करने के बाद, वरना क्या है, बात हुई अश्वत्थामा हतो, बिल्कुल, लेकिन नरोवा गुंजरो, तो पूर्ण बात के लिए तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। ये करते हैं।
तो काफी अच्छी बातें बताई। अंक ज्योतिष और अंग ज्योतिष का क्या महत्व है पंडित जी ने। पंडित जी राजनीतिक भविष्यवाणी भी काफी करते हैं और पिछले जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो भविष्यवाणी की है वो काफी सही गई है और लोग इनसे पूछा करते हैं राजनीतिक भविष्यवाणी के बारे में। अब की बार 400 ये एक अंक आ रहा है, नहीं हुई नहीं हुई, ये एक अंक आ रहा है इसके अंदर 400 और मैं हम अंक ज्योतिष के बारे में भी बात कर रहे हैं जी। पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? देखिए क्या होता है कि जंग लड़ी जाती है जी। वो सेनापति के नाम से लड़ी जाती है। जी जीत मिलती है तो श्रेय किसे प्रिय किसे जाता है? सेनापति को। जी। तो जब जीत नहीं होती है तो क्या होती है? यह नैतिक विजय जैसा कोई शब्द नहीं होता। युद्ध में नैतिक विजय जैसा कुछ नहीं होता। या तो जय होती है पराजय होती है। अच्छा हाँ, ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो जय तो हुई नहीं तो फिर क्या हुई? पराजय। बिल्कुल। हाँ, वो पराजय नहीं कि गद्दी से उतार दे, वो नहीं हुई। हाँ। अब देखिए मोदी जी की बात करें। मैं आदरणीय आपसे एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं कि 90 नहीं 95% ज्योतिषियों के पास मोदी जी की असली जन्म दिनांक ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए वो प्रॉपर नहीं दे पा रहे। आप इस बात को यूं समझ सकते हैं कि 2014 के समय में जो ज्योतिषी मुंह फाड़ फाड़ कर कहते थे 25 वर्षों तक मोदी जी इस पद पर रहेंगे, अब वो तो छोड़िए, मोदी जी खुद भी कह रहे हैं कि मैं जो भी सुनने हमारा 2, 2.5, 3, 4 साल, लेकिन कम से कम अब तो ज्योतिषी खुद भी मान रहे हैं कि भाई ये कार्यकाल भी पूरा होता दिख नहीं रहा है। तो अगर ये कार्यकाल भी पूरा होता है तो कितने साल हुए? 15 है। 15। तो वो 25 वर्षों वाले कौन से खांचे में छुप गए भाई? उसका कारण क्या है? देखिए ज्योतिषी वो नहीं होता जो हवा देखकर अपना रुख तय कर ले। जी। तो असली जन्म दिनांक नहीं है। अब असली जन्म दिनांक क्या है? ध्यान दीजिए, उन्होंने 300 पार कहा, हुआ ना, लेकिन 400 पार में ऐसा कौन सा गड़बड़ हो गया मामला? आपका प्रश्न यही बता रहा हूं। इनका जन्म है मोदी जी का 29 अगस्त 1949। ये आपके इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं 29 अगस्त 1949 तारीख ये है। हाँ, असली तारीख समय नहीं बताऊंगा। समय हर किसी के पास पहुंच जाएगा, वो देश के लिए हानिकारक है। सुयोग्य व्यक्ति होगा तो मैं स्वयं बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा। 29 अगस्त 1949, ठीक है जी। अब यहां क्या है? जो जन्म का भाग्यांक है ना वो 6 है जी जी। ये जो 100 को छोड़िए, 4 का अंक है, 100 में तो 0 0, 4 का अंक जो है इनके भाग्यांक 6 का विरोधी है। अच्छा। और 6 शुक्र होता है, सुख होता है, मानसिक सुख हो, है ना। एक ऐसी लड़ाई मानसिक सुखी होता है क्योंकि लड़ाई में शरीर तो घायल होता है, तो शरीर तो सुखी होता ही नहीं है जी। मानसिक जीतने वो मानसिक सुख क्या हुआ? शुक्र, अंक 6। वो इनके 400 वाले 4 का विरोधी है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, वो जो 400 का 4 है ये मोदी जी के जन्म के महीने 8 का घोर विरोधी है। वो 8 इसका घोर विरोधी है। दोनों में यूं 36 का आंकड़ा है, घोर विरोधी। एक, दो। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि देखिए मोदी जी की अगर हम बात करें जी, तो ये इनका जो वर्ष है, जैसे 1949 का जन्म है, तो ये इनके जन्म का वर्ष कौन सा? 75वां वर्ष। 75वां वर्ष है ये। 75 का अंक कितना बना? 3, 5 और 7 12, 2 और 1 3। ये 3 का अंक इनके भाग्यांक का विरोधी। अच्छा। हाँ, अब ऊपर से ये लोकसभा जो है वो है 18वीं का अंक हो गया 9। तो 9 तो अच्छी बात है, लेकिन 9 मोदी जी का जो मूलांक 29 का 2 है ना, उसका विरोधी है 2 का। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जिस वर्ष की बात कर रहे हैं, चुनाव कौन से कैलेंडर वर्ष में? 2024 में। इसका मालिक 8। ये 8 वही 400 वाले 4 के साथ में यूं 2 - 2 - 4 माइनस बनाता है। अब बताइए, पक्षकारी युतियां तो मुश्किल से 35-40% और प्रतिपक्षकारी युतियां 60 से 65%। विजय कहां से मिलती? 400 पार विजय मिली है, एनडीए को मिली है। तो अपन इसको क्या पंडित जी ये कह सकते हैं कि अगर वो 400 पार का नारा नहीं लगाते या फिर कोई दूसरा नारा लगाते किसी अंक को लेके, तो क्या ये साबित हो सकता है? देखिए, अब मैं जो जवाब देने जा रहा हूं ये जवाब सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं जी। जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते उनके लिए तो हमारी वीडियो भी नहीं है। भाई स्वाभाविक, जो भगवान को नहीं मानते तो भगवान की फिल्म या भगवान के भजन तो उनके लिए है ही नहीं ना। ये सिर्फ उनके लिए जो भगवान में विश्वास करते हैं। सही बात है, ये सही बात है। जो आपका प्रश्न सही बात है। आप देखिए ना, 300 पार, अब की बार 300 पार वो कैसे हो गए भाई? और 300 जो तो 325 पहुंच गए थे। बिल्कुल। क्यों भाई? यही देश का वोटर है, बढ़ाई है, कम नहीं हुआ है।
है ना, 20, 25, 50 लाख बढ़ा ही होगा, सही आंकड़ा मुझे नहीं पता। यही देश है, यही वोटर है, यही मोदी जी है, यही विपक्ष है। क्या बदल गया? कैलेंडर वर्ष बदला है, अंक बदल गए, आंकड़ा बदल गया। 300 पार, जनता ने कहा लीजिए 325 पार, 400 पार, बोले आ जाओ 250 से नीचे। दोनों फिगर में अंतर पड़ गया। क्या होता है? अब लोग कहेंगे, कोई मित्र लिख भी सकता है, तो क्या आप ज्योतिषी से पूछ पूछ के मोदी जी नारे तय करेंगे क्या? हाँ, करना चाहिए, समझदारी है इसमें। और जो समझदार लोग होते हैं वो राय लेते हैं बाकायदा ज्योतिषियों से। एक बात देखिए, इंदिरा जी को लोग कहते थे नेहरू जी की बेटी है, पाठ पूजा कर्मकांड ज्योतिष में विश्वास नहीं करती। जानने वाले जानते, किताबों में आ गई अब तो ये बात, बाकायदा जीवनियों में, आत्मकथाओं में, कि वो अपनी कुंडली, संजय गांधी की कुंडली दिखवाती थी, राजीव जी की भी दिखवाती थी, हवन अनुष्ठान पूजाएं करवाती थी। देखिए क्या होता है राजनीति में, जुबान पे क्या नारा चढ़ रहा है जी। अब की बार मोदी सरकार काम कर गया था ना, बिल्कुल। अब क्यों नहीं किया? वही मोदी, वही लोग है, वही, लेकिन नहीं, क्योंकि कारण क्या होता है कि आपके लिए अंक शुभ या अशुभ होते हैं जी। पूरे राजस्थान में एक आध को छोड़ के सारे जो 3-3 लाख से जीते हो, 50-50 हजार से जीते हैं भाजपा वाले जी। एक सीपी जोशी को छोड़ दे तो, जो लगभग 4 लाख वोटों से जीते, तो अब उन पर किसकी कृपा रही है? तो क्या मोदी जी को ज्योतिषियों की कमी नहीं है? खूब है। हाँ, यही उदयपुर में मैंने एक 7 जुलाई और 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी जी की सफेद दाढ़ी, प्रश्न आया था हाँ। कि सफेद दाढ़ी क्या और किसका क्या फायदा, क्या नुकसान है, मैंने बताया और आज भी ऑन द रिकॉर्ड है, लाभ हो रहा है मोदी जी को। होता ये, आपके मूल प्रश्न पर आता हूँ कि राजनेताओं को चाहिए कि ज्योतिषियों से मार्गदर्शन न लें, परामर्श तो लें। दोनों में अंतर है। मार्गदर्शन का मतलब होता है आप ये कीजिए, परामर्श का मतलब होता है आप ये कीजिए, ये अंदाज का अंतर है। इससे क्या होगा? थोड़ा सा अंक ज्योतिष तो आपकी हार जीत में जैसे दिसंबर 2008 में पंजाब में एक ज्योतिष सम्मेलन हुआ था जालंधर में, वहां मैंने जो कहा वो ऑन द रिकॉर्ड अभी भी है कि मोदी जी को अपना पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी काम लेना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि मोदी जी ने पहली बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और पर्चा भरा तो उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही था। इसलिए ज्योतिषियों से भले चाहे मार्गदर्शन, सिग्नेचर अपने जो करते हैं वो नरेंद्र मोदी। नहीं, हमारे अंक ज्योतिष में सिग्नेचर मायने नहीं रखते, क्योंकि ये तो देखिए नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर पढ़ने होते आते हैं, कई लोग लिखते क्या, ये पढ़ने में नहीं आता, इसलिए हमारे वो विषय नहीं है। हमारे तो नाम, और नाम भी जो अंग्रेजी में लिखते, सरपंचों के चुनाव में लोग आते हैं वो अंग्रेजी में नाम ही नहीं लिखते, वह हमारी भविष्यवाणी में करते नहीं, क्योंकि गलत होने का भी रहता है। इसीलिए ज्योतिषियों से सलाह अवश्य लें, क्योंकि ज्योतिषी जो भी बताएगा ना वो पार्टी, व्यक्ति, पद और देश समाज के हित में बताएगा। अच्छा, हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं और राजनीति से हटके आम व्यक्ति जानना चाहता है, हर व्यक्ति जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरा शुभ अंक कौन सा है। अंक ज्योतिष उसकी मदद कर सकता है, या आप एक शब्द में बताएं कि उसके लिए बिना अंक ज्योतिष से मिले हुए ही वो कैसे ये जान सकता है कि मेरे लिए ये अंक जो है वो अच्छा रह सकता है, सफलता दे सकता है। सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न के पहले भाग पर आऊंगा कि देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए कौन सा अंक अच्छा है कि बुरा, तो जो जन्म का दिनांक होता है ना जी, अगर वो 1 से 9 तक है तो वही मूलांक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख, और 10वीं तारीख से लेकर 31वीं तारीख तक कोई भी जन्मा है तो दोनों अंकों का योग कर लो। जैसे 22 तारीख को जन्मा तो 2 और 2 4, तो ये हो गया मूलांक 4। अब भाग्यांक निकालना, जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष जोड़ दीजिए और एक अंक सिंगल डिजिट में ले आओ जी, वो जो बनता है वो भाग्यांक है जी। ठीक है। अब प्राय तो इन्हीं में अगर मित्र संबंध है, ये तो ज्योतिषी से जानना पड़ेगा कि मित्र संबंध कैसे है, भाग्यांक और हाँ मूलांक और भाग्यांक में अगर मित्र संबंध है तो इन दोनों में से कोई भी अंक काम लिया जा सकता है, वो दोनों उसके अनुकूल होते हैं जी। हाँ, लेकिन अगर इन दोनों में विरोधी युति हो जी, तो फिर दोनों में जो प्रबल है, मजबूत है, हाँ, आपके सामने 2 ऑफर है, एक ऑफर में आपको 2 लाख रुपया मिल रहा है और एक में 50,000 मिल रहा है, तो आप 2 लाख वाला ही चुनिए ना, फिर 50,000 वाला क्यों चुनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहर पर जहर डालने से कहते हैं कि जहर जहर को काटता है, लेकिन पीकर देख लें पता चल जाएगा कि काटता है या बांटता है। असल में क्या होता है, अंक 8 जहर होता है। किसी के भी मूलांक और भाग्यांक में बैठा हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर भाग्यांक में बैठा है और उसी का वो अंक चुन ले, मोबाइल में, कार में, गाड़ी में, घर में, फलाना ठिकाना, तो वो विनाशकारी होगा, क्योंकि 8 के साथ योग कभी भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा। अगर अंक 8 है, मैं अंक 8 की गाड़ी ले लूं और मोबाइल ले लूं, घर का नंबर वही है और फ्लैट का नंबर, ये नुकसान करेगा। फिर आप क्या करो, फिर वो अंक चुनिए जो 8 का मित्र है। अच्छा, जैसे अंक 3 है। और वैसे कोई भी ये कहे कि साहब मुझे तो ये सब भी नहीं पता, कि मुझे जन्म तारीख ही नहीं पता है,
तो चलिए दूसरा तरीका बताते हैं अंग ज्योतिष की मदद से। जो लंबा है, पतला है और नाक नक्श जिसके उभरे हुए चेहरे की हड्डियां वगैरह, वो अंक 1 या 4 वाला है। हो सकता है दोनों ही अंक उसके हो। जिसके हाइट ज्यादा नहीं है, औसत से कम हो, जैसे स्त्रियों की औसत हाइट होती है 5 फीट 2 या 5 फीट के आसपास, हाँ, और वो ऊपर जाकर 5 फीट 6 इंच से ज्यादा कोई स्त्री अमूमन होती नहीं है। तो हाँ, पुरुषों में भी लगभग 5 फुट 3, 4, 5 इंच वाला, 6 इंच वाला तो छोटा ही माना जाता है। तो औसतन जिसकी हाइट कम है वो बुध प्रधान, अंक 5 प्रधान व्यक्ति है। अगर उसके हल्का सा थोड़ा ज्यादा पेट भी निकला है तो और भी बुध यानी अंक 5 वाला व्यक्ति है। अच्छा, अगर वो हाइट कम है और गोल मटोल है बेलन की तरह से, तो मानना चाहिए कि इस पर अंक 5 और 6 दोनों की कृपा है। अगर उस आदमी के ऊपर का होंठ शार्प धनुषाकार हो, ये धनुष के आकार का हो, ठुड्डी तीखी हो, जिसको हम शिवाजी ठुड्डी तो नहीं कहते, शिवाजी चिन्ह तो, लेकिन फिर भी जो तीखी हो, डबल चिन्ह ऐसा कुछ हो, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं अंक 3 प्रधान व्यक्ति है। ठीक है। इसके अलावा अगर थोड़ी उम्र का बड़ा व्यक्ति और आगे यहाँ बाल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये पितरी अंकों वाला व्यक्ति, 1 और 4 वाला व्यक्ति है। लंबा तगड़ा हो, कंधे चौड़े हो, जिसे हम कहते हैं कि भगवान राम के थे शेरों वाले कंधे, तो कंधे भारी चौड़े हो तो हम कहते हैं मंगल प्रधान या अंक 9 प्रधान व्यक्ति है। ठीक है। अब दुबला पतला हो, बहुत दुबला पतला, तो अंक 4 वाला व्यक्ति और पतला हो, और उसके बाद में अगर उसको बार बार छींकें आती हो, नोजल वॉइस हो, नक्सीर आती हो, साइनस होता हो, तो हम कहते हैं अंक 7 वाला व्यक्ति। और बहुत कोमल स्वभाव का हो, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, जो भी हो, आवाज मीठी मीठी पतली आए, और जोर से बोले तो भी पड़ोसी को मुश्किल से सुनाई दे, वो डांटे तो ऐसे लग रहा है जैसे प्यार कर रहा है ना। और क्योंकि हम जैसे तो प्रेम से बोले तो भी लगता है डांट रहा है, या अपनी स्वर की प्रकृति, तो वो अंक 2 प्रधान है। तो अंग ज्योतिष के अनुसार इस तरीके से भी आदमी अपने प्रभावी अंगों को, ये नहीं कि जन्म के अंक, ये प्रभावी अंग, उसके जो बॉस है, कंट्रोल करने वाले, गॉड फादर, वे अंक पता कर सकता है। फिर उन्हीं अंकों के अनुसार अपने दिन महीने वार चुने। बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप खुद अपने शरीर के अंगों से आप कैसे हैं उससे पता लगा सकते हैं आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, और उससे आप अपने सफलता का जो है आगे बढ़ सकते हैं। एक प्रश्न अभी मैं फिर राजनीति का लेता हूं जी। एक अंक आया 240 का बीजेपी जी, और दूसरा अंक आया 99 कांग्रेस का जी। और पिछले कई सालों के बाद में कांग्रेस जो 99 सीट लेके आई है वो थोड़ा सा प्रभावित दिख रही है। तो क्या अंक ज्योतिष क्या कहता है इसको? देखिए, एक तो बड़ी अद्भुत बात है इन दोनों के बीच में, वो ये है कि 240 जो है इसका मूलांक बनता है 6 जी, और 99 का मूलांक बनता है 9। बाद में महाराष्ट्र से एक जो बागी कांग्रेसी थे निर्दलीय जीत कर वो शामिल हो गए, तो 100 मान लीजिए, तो 100 का अंक हो गया 1। लेकिन ये जो 400 इसको है ना, 240 का जो अंक है 6 है ना, तो 240 का अंक 6 है। अगर 99 माने तो भी उस 9 का विरोधी है, और वो इसका विरोधी है। अच्छा। और ये 6 अगर 100 मान लें तो उस 1 का भी विरोधी है। तो 9 का विरोधी, वैसे तो देखिए निर्वाचन आयोग ने जो दिया वो आंकड़ा 99 का है, तो वह 2 9 है, ये 6 दोनों का विरोधी है, और वो दोनों इसके विरोधी हैं। वो प्रभाव के हैं और ये बचाव में। तो इस बार मोदी सरकार आक्रामक होने का दिखेगी, लेकिन असल में वो उसका आक्रमण अपना बचाव करना है। इस बार राहुल गांधी जो है वे ज्यादा आक्रामक होंगे, हो भी रहे हैं, अभी 3-4 दिन में दिखा हो भी रहे, आक्रामक होंगे और बड़े ही खतरनाक और जोरदार ढंग से सरकार को घेरेंगे। हाँ, ये और है, राहुल गांधी का बृहस्पति खराब है। अच्छा। तो बृहस्पति खराब आदमी कई बार ऐसा भी बोल देता है कि जो पंगे का कारक हो जाता है, चलते में पंगा हो जाता है, बाहर हो, सदन में हो, लोकसभा में हो, कहीं भी हो। और ये भी हो सकता है कि कल को आपको ये दिखे कि ये दिन में 10 बार तो कार्यवाही बंद हो गई, 4-4 घंटे बंद हो गई, 10 दिन का सेशन था, 8 दिन में खत्म हो गया, रोज झंडा लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, बहिर्गमन कर गए, वॉकआउट कर गए, या वो बाहर मूर्तियों के पास खड़े हैं, लोकसभा परिसर नहीं, संसद के परिसर में। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 70, 75, 80% राहुल गांधी जो है वे इस सरकार की अच्छी घेराबंदी करेंगे। और फिर दोहरा रहा हूं, मोदी सरकार तुलनात्मक रूप से अपना रक्षण करते आएगी, यानी बैकफुट पर इस बार दिखाई दे सकती है। अच्छा, तो अगला प्रश्न मेरा है कि अगले 5 सालों में राहुल गांधी प्रभावी रहेंगे या नरेंद्र मोदी? देश की जनता भी ये जानना चाहती है, राजनीतिक विश्लेषक है वो भी इस बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। अंक ज्योतिष क्या कहता है?
आदरणीय, मैं अभी 2 दिन पहले ही अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में यही बात कह चुका हूं। अच्छा। मैं वही दोहराता हूं यहाँ पर, क्योंकि आप अगर एक विधि पर, एक प्रक्रिया पर आधारित गणना करते हैं, कोई खास प्रक्रिया जो वैज्ञानिक ढंग की हो, तो आपको अपनी वाणी में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है। आप 100 जगह बोले भले, क्योंकि आपके पास एक पद्धति है। जी जी। तो देखिए ऐसा है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के अंकों की विश्लेषण करें तो ये बात सही है कि राहुल गांधी इस बार प्रखर भूमिका में है, अच्छा। प्रभावी भूमिका में है। लेकिन अगर तुलना करें तो फिर दोनों के अंक देखने पड़ेंगे। दोनों के अंक देखने पर मैं थोड़ा सा समाहार के रूप में कहना चाहूंगा कि 60 से 65% तो अंक हैं वो भारी पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के, जी। और 35 से 40% भारी पड़ रहे हैं राहुल गांधी के। अच्छा। तो राहुल गांधी बेशक बहुत अच्छा करेंगे इस बार, हाँ। लेकिन तुलनात्मक रूप से तो कम से कम 20% का अंतर दोनों के बीच में, 20-25% के अंतर से नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे। इसमें भी आगे रहेंगे। फिर भी आगे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक ये काफी ज्योतिषियों ने अपनी भविष्यवाणी कर रखी है, काफी लोग ये कह भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इस बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह उसकी कई सारी बताई जा रही है। आपने चूंकि पहली बार नरेंद्र मोदी जी की जन्म तिथि जो है वो सही बताई है, तो आपने निश्चित तौर पे ऐसी गणना की होगी, या ऐसी गणना में क्या आ रहा है कि क्या ऐसा ही है कि नरेंद्र मोदी बीच में कार्यकाल छोड़ सकते हैं या मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? ऐसा माननीय, मैं पिछले 8.5-9 वर्षों से जी भारतीय राजनीति के, भाजपाई राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज और पत्रकारों को मौखिक रूप से तो कहता आ रहा था जी कि मुझे लगता है 25 आधे के बाद और 27 आधे के बीच में नरेंद्र मोदी का पद छूटेगा। अच्छा। ये तब से 9-9.5 वर्षों से कहता आ रहा हूं, इस कार्यकाल का पहले से। हाँ, 9-9.5 वर्ष पहले। लेकिन अब मैंने इस चुनाव के वक्त में वीडियो औपचारिक रूप से डाल दिए, औपचारिक रूप से, ऑन द रिकॉर्ड। जी। ये कहता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जी हाँ, है ना? बिल्कुल। तो अभी पास कोई एविडेंस तो बिल्कुल होना चाहिए, वरना हम कहेंगे हमने कहा था, प्रमाण कहाँ है? तो वो तो नहीं है, तो फिर बात आपकी सच्ची है कि झूठी कुछ नहीं पता। जी। तो इसमें मैं आपसे निवेदन करूं कि देखिए, एक तो 2 वीडियो चुनाव के वक्त डाले थे। जी। एक तो 4 जून को जब परिणाम आए, उससे ठीक 1 दिन पहले 3 जून को, हाँ। कि ये जो सरकार सुनने में आ रहा है कि 8 जून को शपथ लेगी या 9 को, लेकिन 8 से लेकर 11 जून तक का समय बहुत बुरा है। जी। और जो सरकार बनेगी उसके साथ ही, एक उस वीडियो में, एक उसके बाद में, और एक अभी जब नरेंद्र मोदी की सरकार का विश्लेषण किया, तो अब वो सारी बात मिलाकर यहां रख रहा हूं। देखिए, मेरे हिसाब से ये सरकार 13 महीने तक तो जूझती, इधर उधर करती करती निकाल लेगी। अच्छा। हाँ, यानी कि ये निकाल लेगी जुलाई, बल्कि जून 2025 तक। उसके बाद इस सरकार पर संकट शुरू होता है, जो अगले 3-4 महीने में बढ़ेगा, और मार्च 27 या जून 27 तक इस सरकार का चेहरा बदल जाएगा। अच्छा। माने प्रधानमंत्री पद रिक्त हो जाएगा और नरेंद्र मोदी की जगह इस पद पर कोई और आएगा। सरकार एनडीए की ही रहेगी। अब आपकी उस बात पर आता हूं कि आपने मध्यावधि शब्द भी काम लिया था, मैं उस बात पर आता हूं। जी। देखिए, ऐसा है कि मध्यावधि चुनाव जैसी नौबत तो हो जाएगी, हाँ। ये तो हो जाएगी। जी। मध्यावधि चुनाव ही हो गया नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि नरेंद्र मोदी जी पर जो अभी संकट जो हमारे हिसाब से आने वाले हैं, उनका तांत्रिक या मांत्रिक परिहार क्या करवाया जाता है। लेकिन ज्योतिषी थोड़ा मार्जिन रखकर बोलना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी परमात्मा की भाषा में, परमेश्वर की भाषा में नहीं कहे यही होगा, हमारी गारंटी है, दवा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसलिए उस समय मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बदलेगा, और जहां तक मेरी गणना है, एनडीए और भाजपा की सरकार बरकरार रहेगी, सिर्फ चेहरा बदलेगा। हाँ, मध्यावधि चुनाव हो ना हो, लेकिन मध्यावधि चुनाव जैसा परिवर्तन या वैसा हाल अवश्य बन जाएगा। और फिर दोहरा दूं, वो क्या होगा, जुलाई 2025 से जैसे जैसे उधर जाएंगे, वहां से लेकर मार्च 27 या अधिकतम जून 27, ये है। मार्जिन ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस अवस्था में प्रधानमंत्री पर। और एक बात और है जी, अब आपके सभी हमारे दर्शक मित्रों के मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मोदी जी बदल लिए, कौन लेकिन हाँ नहीं, उससे भी बड़ा प्रश्न है कि किस कारण से खाली होगा पद, ये बड़ा प्रश्न है, आपके मन में भी आ रहा होगा ना मित्रों। तो देखिए, उसका कारण क्या है।
हम ये सद्भावना तो व्यक्त करते हैं, शुभकामना तो व्यक्त करते हैं कि जो भी कारण वो अच्छा रहे जी। लेकिन क्या होता है मित्रों, ज्योतिषीय गणना बहुत निर्मम, तटस्थ और निरपेक्ष भाव से की जाती है। वह भावनाएं, शुभकामनाएं काम नहीं करती हैं। गणना बाद में भले हम दे, तो मैं बार बार कहता आया हूं कि वो बुरी वजह हो सकती है, आकस्मिकता, और आकस्मिकता कभी भी अच्छी नहीं होती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका पद खाली हो गया आकस्मिक रूप से, मुझे बेटा मेरे लिए तो अच्छी, लेकिन मूल रूप से तो उस कारण के पीछे गम, दुख, कष्ट, तकलीफ, कोई दुर्घटना ही हुई ना। भौतिक आकस्मिकता हो सकती है, सांसारिक आकस्मिकता हो सकती है, राजनीतिक आकस्मिकता हो सकती है, संवैधानिक या लोकतांत्रिक या सामाजिक आकस्मिकता भी हो सकती है। लेकिन जो भी कारण होगा, जहां तक मैं समझता हूं, कम से कम उसे हम अच्छा तो नहीं कह सकते। अच्छा। और वैसे भी मोदी जी का पद छूटने अपने आप में अच्छा तो है ही नहीं है, अनेक देशवासियों के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी हो, लेकिन इन सबसे अच्छा वो बढ़कर कारण होगा, बड़ा। इसके बाद में, मोदी जी के बाद में, आपको लगता है कि योगी जो है, आदित्यनाथ योगी जी, उनके जो है अंक, या उनका जो अंक ज्योतिष है, वो काफी प्रबल है ऐसा? मैं तो ये सोच रहा था आप ये प्रश्न करेंगे कि कौन बनेगा, आपने एक चेहरा ही सामने रख दिया, तो मैं उसी पर केंद्रित रहकर जवाब दूं जी। और वो जवाब एक शब्द में है, नहीं। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि माननीय महंत आदित्यनाथ जी देश के कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अच्छा। नहीं बन, बल्कि उनके विरुद्ध घोर षड्यंत्रों, प्रपंचों, खतरनाक साजिशों का समय तो अब शुरू होगा। अच्छा। जब उनका जन्मदिन आएगा 29 दिसंबर, हाँ, या फिर वही बात है, योगी जी का 5 जून का मान रहे लोग, मना रहे हैं, वो भी मिठाइयां बांट देते, लेकिन 29 दिसंबर का उनका मूल जन्मदिन है। अच्छा। तो उसके बाद तो उनके लिए समय और खराब शुरू होना है। साजिशें, षड्यंत्र, गिराने, पटकने, निकालने, हटाने, पता नहीं कौन कौन सी चीजें उनके प्रपंचों के रूप में सामने आएंगी। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री पद का जहां तक सवाल है, मुझे आदित्यनाथ जी नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे? नहीं। या कोई ऐसा चेहरा जो आपको दिख रहा है, ऐसा देखिए, संभावना है, संकेत दिख रहे हैं? देखिए, आपकी तरह का प्रश्न विधानसभा चुनाव से पहले मेरे सामने आता था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन, तो मैं एक नाम नहीं लेता था। हाँ। मैं ये नहीं कहता था सिर्फ वसुंधरा राजे वही नाम है, वही बनेंगी। मैं कहता था उनका पलड़ा बनेगी, और मैं नाम गिनाता था 10 नाम, कि इन 10 नामों में से जो बनेगी, अगर कोई बनेगा तो वसुंधरा राजे बनेगी। हाँ। भाई मैं ज्योतिष हूं, परमेश्वर थोड़ी हूं। इन नामों में फिर बाद में मैंने 3 नाम और जोड़े थे। उसमें एक सीपी जोशी जी का भी था, एक उसमें नाम अश्विनी वैष्णव जी का था, एक भूपेंद्र यादव जी का था, और 10 नाम ऐसे थे। वो नाम भी मैं आपको गिनूं ताकि आपको ध्यान में रहे। जी। ओम बिरला जी, उनके बाद में ओम माथुर जी, कटारिया जी, गजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, अर्जुन मेघवाल जी, वसुंधरा राजे जी, और एक नाम और मैं किसका है भूल रहा हूं। ये 9 नाम ये होते थे, और 3 नाम बाद में जोड़े। तो मैं कहता था कि इनमें से, तो उनमें से तो कोई नहीं बना ना, नहीं बना, तो मैं सही रहा। लेकिन कौन बना, तो मैंने कहा था अगर और कोई ऊपर से आकर टपकता है पैराशूट कैंडिडेट, तो मुझे नहीं पता। वही हुआ, तो किसको गुमान था वो होंगे। अब मैं उसी भाषा को यहाँ काम लेता हूं। तो देखिए, अभी तक जो दिख रहे हैं परिदृश्य में, जो लोग हैं संभावित, उनमें मुझे नितिन गडकरी के अंक सबसे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा। अब अचानक भजनलाल शर्मा की तरह कोई कूद जाए तो ज्योतिषी हम परमात्मा नहीं है, हम संकेत पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अभी मौजूद हैं, इन लोगों में नितिन गडकरी के अंक सबसे ज्यादा भारी है, बशर्ते वे अपना स्वास्थ्य संभाले रखें। ये आखिरी जो बात है, इस बात को आप लाल रेखा से रेखांकित कर लीजिएगा। स्वास्थ्य उनका बहुत संवेदनशील है, वो संभाले रखें। तो और अचानक कोई कूद गया कि इसे बना दिया जाए, तो भाई वो तो हो ही है, वही जो राम रची रखा। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न पीओके को लेके है, और पाकिस्तान से युद्ध को लेके भी काफी चर्चाएं चलती है, और अभी जैसा चुनाव बदला है, एकदम से नई सरकार आई है, उसके बाद ये और तेज हो गया है ऐसा। अंक ज्योतिष में ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। और दूसरा प्रश्न भी इसी के साथ जोड़ता हूं मैं, क्या भारत विश्व गुरु बनेगा, या बनेगा तो अंक ज्योतिष के अनुसार किस अंक में बनेगा? देखिए आदरणीय, असल में जो आपके तीनों प्रश्न है ना, पीओके वाला, पाकिस्तान से युद्ध वाला और विश्व गुरु वाला, तो असल में ये प्रश्न वैसे प्रश्न नहीं है कि इसका उत्तर हाँ या ना है, या इसका उत्तर ABCD में से। असल में ये बहुत विस्तृत काल में फैले हुए प्रश्न है। जैसे पीओके की बात करें,
पीओ के अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए कब भारत में शामिल होगा तो मानकर चलिए 2029-30 तक तो नहीं होगा। अच्छा। और नजदीक जाकर जवाब देने की सटीकता से कोशिश कर रहा हूं, नहीं होगा। दूसरा, पीओ के को थोड़ा सा दूसरे अर्थ में समझना पड़ेगा कि पीओ के एक वहां का स्वतंत्र हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। जी। पीओके की अपनी सरकार है। जी। तो अगर पाकिस्तानी आर्मी वहां से हट जाए हाँ। तब भी भारत का नेतृत्व संकोच करेगा कि उसे अपने में मिला लें, क्योंकि उसे अपने में मिलाती जम्मू कश्मीर का जनसंख्या बल सारा बदल जाएगा। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर फिर खतरे में पड़ जाएगा। अभी बड़ी मुश्किल से तो जम्मू को बैलेंस किया है, लद्दाख को बैलेंस किया है। तो भारत सरकार चाहेगी कि नहीं पीओ के इस तरीके से भारत में आए, और आए तो फिर भारतीयों को मतलब गैर मुस्लिम को ले जाके वहां बसाएं। तो ये सारी बातें जब मानी जाएंगी तब कहेंगे पीओ के ऑफिशियल, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ उसको स्वीकार करे सीमांकन को। ये सारी चीजें अभी बहुत बरस लेंगी, और कम से कम अगले 5-7 साल तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ स्वीकृति दे देगी नक्शे को तब हम कहेंगे आए, अन्यथा तो अवैध होगा कब्जा। दूसरी बात, पाकिस्तान से अब देखिए, अब वो सीधे आमने सामने के युद्ध तो होते नहीं है। अब अधिकतर युद्ध क्या होते हैं? प्रॉक्सी वार, जैसे पाकिस्तान कर रहा है। अब देखिए आप पिछले 2.5 साल में कम से कम 19 या 22 भारत विरोधी बड़े आतंकी पाकिस्तान में मारे गए। अभी परसों एक और मारा गया है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मुजाहिदीन का एक और मारा गया। 19 से 22 लोग। तो अब युद्ध वैसे नहीं होगा। और दूसरी बात, जिसे हम लोग युद्ध जैसा कुछ सोच रहे, कारगिल जैसा, है ना, कारगिल भी पुराने अर्थों जितना भारी युद्ध नहीं था। तो हम उसे झड़प कहेंगे कि पाकिस्तान की कोई गैर सैनिक टुकड़ी इधर आई, क्योंकि सैनिक टुकड़ी का रिस्क अब नहीं लेगा। देखिए असल में पाकिस्तान आ गया है। अच्छा। हाँ, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान 3 हिस्सों में पाकिस्तान टूटेगा। टूटने में सबसे पहले सिंध टूट सकता है, क्योंकि वहां सिंधी जो मूवमेंट है, जीए सिंध, वो सबसे ज्यादा भारी पड़ा। तो ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें, चूंकि ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप क्या कहलाता था? सिंधु महाप्रदेश। सिंधु महाप्रदेश। तो हमारा सबसे निकट का कौन है? वहां सिंध है, कराची। अब मुंबई के, गुजरात के बंदरगाहों के किनारे से देखो, कराची की लाइटें दिखती है शाम को। हम कहा? तो ज्योतिष के हिसाब से अभी युद्ध जैसी वो अवस्था नहीं बनेगी, और जिसे युद्ध कहा जाएगा वो झड़प मात्र होगी, जो 2, 4, 5, 7 दिनों में ठंडी हो जाएगी। लेकिन जब भी ऐसा होगा, जब भी, निश्चित रूप से उसमें भारतीय पलड़ा अब भारी रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे कि आजादी के हमें 74 साल बीत जाए। 75वें साल से फिर 79वां साल, फिर 80 से 89वां साल, ये 15 साल हिंदुस्तान की तस्वीर बदल कर रख देंगे। भौतिक तो कम, अब भौतिक वो युग नहीं रहा कि हम श्रीलंका पर कब्जा फिर से कर ले, बांग्लादेश कर ले, नेपाल, भूटान, है नहीं। भौतिक तो कम, लेकिन अब जो बात है वो आपके आखिरी प्रश्न से जुड़ी है, विश्व गुरु वाली। लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम बहुत भारी पड़ेंगे। आर्थिक समृद्धि हमारी, ये जीडीपी वीडीपी सब आ जाएगी इस भाषा में। मैं ज्योतिषी भाषा में बात, सांस्कृतिक रूप से, और आपका प्रश्न सांस्कृतिक रूप में ही है। विश्व गुरु क्या होता है? कि ऑफिशियल गद्दी तो नहीं उसको उठा दिया। हम निश्चित रूप से उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब होने में 2039 का समय आ जाएगा। 2039 का समय आए, और उसके बाद हम कह सकते हैं अब इस प्रक्रिया में तेजी आ रही है। वो सब बहुत दूर की बातें हैं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत बृहस्पति प्रधान राष्ट्र है, और बृहस्पति गुरु होता है, देव गुरु। तो वो सब कहां खत्म होगा? 2030 से 39, और उसके बाद जैसे ही राहु आएगा 2040 से 2049, तो मैं संप्रदाय विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ही संप्रदाय के 57 देश है। सिर्फ उसी नाम से, उसी संप्रदाय के, वो धर्म नहीं संप्रदाय है, संप्रदाय के 57 देश है घोषित तौर पर। और भारत जैसे राष्ट्रों में वो बहुत हैं। तो ये तो नेस्ट्रोडोमस की भी भविष्यवाणी है कि वो संप्रदाय जो है नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा मतलब सब लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो धीमे धीमे हिंदुओं में, ईसाइयों में, इधर उधर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो समय होगा 2039 से लेकर के 39 के बाद 40 से लेकर के कहां तक? 40 से लेकर 50, 59 तक, वहां तक का वो समय होगा कि जब हम निश्चित रूप से होंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा ही नेतृत्व देश का व्यक्ति और व्यवस्थाएं करें जिससे देश आगे बढ़े। ज्योतिष तो शुभकामनाएं कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर कुमार गणेश, अंग ज्योतिषी, राजनीतिक भविष्यवक्ता, और चेहरे से भी पहचान लेते हैं, आवाज से भी पहचान लेते हैं। कई सारे गुण हैं इनमें, और इसी कारण से जो इनकी जो भविष्यवाणी है वो काफी हद तक, कई % तक इनकी सफल जाती है, और इसीलिए कई सारे लोग, देश के लोग इनमें विश्वास रखते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। इंस्पायरो इंडिया आपका आभारी है। जय श्री राम। और आप इनके वीडियो भी देख सकते हैं जो इन्होंने भविष्यवाणी की है, और कभी समय मिलेगा तो समय समय पर और इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रकाश शर्मा, रिमझिम शर्मा के साथ।